ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर जो सीज़ फायर का वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा। JD वेंस का दौरा होल्ड पर चला गया है। ईरान से वक्त नहीं आ रहा। पाकिस्तान में मेज़ सजी हुई है, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं उनकी उम्मीद अब नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। आगे जाके कोई और डेवलपमेंट हो जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वक्त सफारतकारी जो है वो भी पॉज पर है। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो बिन्त जबील में लबनान में इसराइली फ़ौज जो है उसने पेशकदमी शुरू कर दी है। बैतुल मुक़द्दस में कुछ लोग मस्जिद अक़सा में झंडे लेकर दाखिल हुए, वहाँ पर भी माहौल कुछ मुख्तलिफ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईरान में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अवाम अपनी हुकूमत और फ़ौज के हक़ में बाहर निकले हैं, वहाँ पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं। और अमेरिका में जो फ़ौजी हैं जो गुज़श्ता जंगों में माजूर हुए, उनके घर वालों ने और उन फ़ौजियों ने मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद जंग नहीं चाहिए। ये सूरत हाल है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर डेडलाइन ख़त्म होगी तो डेडलाइन बढ़ाने के हक़ में नहीं है, वो बमबारी के मूड में हैं, जो अभी तक उन्होंने कहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी वक्त भी पलट सकते हैं और सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब और जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये सूरत हाल जो है ये तवक्को नहीं कर रहे थे कल तक हम कि ये सूरत हाल आज हमें नज़र आ रही होगी। क्या कहेंगे सर आप इस पर? क्या सफारतकारी जो है वो पॉज पर है इस वक्त? लेकिन जो पाकिस्तान कर सकता था, पाकिस्तान ने यकीन करें कि एक आला किस्म की सफारतकारी की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने अंत तक कोशिश की है, सिंसेरिटी से, खलूस नीयत से, खलूस दिल से। ईरान के साथ जाके 3 दिन रहे हैं, वहाँ पर रह के उनको समझाया। फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की, उनसे पैगाम ईरान को दे रहे थे, ईरानी लीडरशिप के पैगाम अमेरिकन प्रेसिडेंट को दे रहे थे। लेकिन बात ये देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहिए कि आप एक सुपर पावर हैं, आप ये तो नहीं कर सकते कि आप हर बात पे अपनी बात बनवाएं। जब आप टेबल पे बैठते हैं देन यू हैव टू गिव एंड टेक। जब ईरान ने आपके सामने एज ए गुडविल जेस्चर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया था, तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती थी कि आप एज ए गुडविल जेस्चर आप ईरान का जो नेवल ब्लॉकआउट था वो ख़त्म कर देते। फिर आपने उनके एक उस दिन जहाज़ पकड़ा, एक आज एन मौके पे आपने एक और जहाज़ को पकड़ लिया, और उसके बाद पहले जहाज़ के इंजन ख़राब कर दिया। उसके बाद आपने हेलीकॉप्टर से अपने ट्रुप्स उतार दिए, तलाशी लेनी शुरू कर दी। ये इरिटेंट्स होते हैं, ये इंडस्ट्रेंड की ये पोस्टरिंग है। फिर उसके बाद एक आपने अपनी एक वो शो करना चाहते हैं कि आप मसल शो करना चाहते हैं, और आप ब्लैक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कंसेशन मिल जाए। लेकिन बात यह कि ईरानी कौम बड़ी रेजिलियंस है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए आपको कोई ना कोई गिव एंड टेक करना होता है। और आप फिर ये कहें कि मैं उड़ा के रख दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस नॉट, यू हैव टू यूज़ अ डिसेंट लैंग्वेज। और जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, मेरे ख्याल में इससे अच्छे आपको सालिस नहीं मिल सकते जी। जो फील्ड मार्शल ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो कुछ कोशिश की है, ये इंतहा से ज़्यादा आगे जाके किया। और अभी भी अनसर्टेनिटी है। हमने तो पूरी तैयारी की हुई है। इस्लामाबाद में आपको पता है पूरा बिल्कुल रेड जोन वो सिक्योर हुआ हुआ है। स्कूल की छुट्टियां हैं, सेक्रेटरीट बंद है, सब कुछ बंद है। वी आर वेटिंग है किसी वक्त भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ टू गिव अ लीड, और उनको एज ए गुडविल जेस्चर अभी भी ये कहना चाहिए कि मैं एज ए गुडविल जेस्चर ब्लॉकेट छोड़ रहा हूँ और दोनों जहाज़ छोड़ दिए। इमीडिएट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। सर चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन एक और सिनेरियो हो सकता है कि डेडलाइन ख़त्म हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फैसला करें कि बमबारी करनी है। अब रीजन में तो कोई ऐसा बेस नहीं है कि जहाँ से इनके B-52B बमबार जो हैं वो उड़ें। ख़बरें यही हैं कि डिगुगाशिया से इनके जहाज़ उड़ेंगे और फिर वो 4000 किलोमीटर का फासला तय करके आएंगे। ईरान की कैपेबिलिटीज़ हम देख चुके हैं कि वो इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको पहले निशाना बना चुका है, उन्हें रेंज से बाहर जाने पे मजबूर कर चुका है। तो वही एयरक्राफ्ट कैरियर दोबारा से अब आप आएंगे तो वही हशर होगा जो पहले भी हुआ। और इतना लंबा फासला तय कर अगर अमरीकी फोर्सेस जो हैं वो हमला करने के लिए आती हैं तो ये भी कोई बड़ी आइडियल सिचुएशन नहीं होगी अमरीका के लिए। तो अमरीका
इस तरह की जंग में क्या ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने के काबिल होगा? देखें, बात यह है कि ईरान ने अभी भी दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनके पास मिसाइल्स बहुत अच्छी रेंज के हैं, हाइपरसोनिक है। डिगो गार्शिया में वो पहले, अगर आपको याद हो, मिसाइल मार चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। लेकिन बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये भी पता है कि उनको इस वक्त ना अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट है, ना अमेरिकन रिजर्व फौजियों की सपोर्ट है, ना अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस की सपोर्ट है, ना नेटो की सपोर्ट है, ना यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट है, ना मिर्जा खलीजी ममालिक की सपोर्ट है। तो इट विल बी वेरी अनवाइज एट दिस स्टेज टू गो। जब आपने पूरी मिलिट्री माइट यूज़ करके भी ईरान को डिफीट नहीं कर सके, आप डिस्पाइट यूजिंग ऑल फोर्सेस आप फिर भी स्ट्रेट ऑफ हरमोज को नहीं खोल सके, तो आप अगर सिविलियन पॉपुलेशन एरिया को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, व्हाट विल यू गेन? आप अपने दुश्मन, आपसे दुनिया और नाराज़ होगी। दिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और ये जो इनोसेंट लोगों को मारना होता है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। इसे मेरे ख्याल में सेंस प्रवेल, अगर आप इस वक्त एज ए गुड विल जेस्चर अगर आप ये 2 जहाज़ छोड़ देते हैं और ब्लॉकेट ख़त्म करते हैं और इधर से ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देता है, जो दुनिया के जहाज़ रुके हुए हैं इस वक्त, आप ये भी देख लें कि कितने इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, कितने एनर्जी क्राइसिस हैं, तमाम दुनिया के जहाज़ रुके हैं। अगर वो पास होना शुरू हो जाते हैं तो कितना बड़ा सुख का चैन दुनिया लेगी। और साथ अगर आप और 1 हफ्ते 10 दिन के जंगबंदी के लिए बात करें, जो हम श्योर पाकिस्तान कर रहा होगा, जिसके मेरे ख्याल में सुबह 4 साढ़े 4 बजे जंगबंदी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो दुनिया से सुख का चैन लेंगे। आपने अपने कुछ अज़ाइम पूरे करने के लिए आपने पूरी दुनिया के सुकून को, इकॉनमी को, एनर्जी को दाव पे लगाया हुआ है। आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब और जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब, एक सिनेरियो ये भी है कि ये जब डेडलाइन ख़त्म हो रही होगी तो पाकिस्तान की तरफ से एक और रिक्वेस्ट जाए मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात को एक नहीं 1000 मौके देने हों तो 1000 मौके भी देने चाहिए, अमन को मौका देना चाहिए, तो पाकिस्तान फिर कोशिश करे और फिर शायद कोई बात बन जाए। आपको इसकी कितनी उम्मीद है? देखिए, मैं परसेंटेज वाइज तो कोशिश करता हूँ, वरना बड़ा मुश्किल होता है परसेंटेज देना, लेकिन कभी उम्मीद कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जिसे कहा जाए वो तो मैं हूँ। लेकिन मैं पहले इसके कुछ मुहर्रिकात बयान करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी वाज़ेह हो जाएं। और वो मुहर्रिकात ये है कि पिछली मरतबा अभी रात को जब हम आँख लगी कुछ लोगों की, कुछ की नहीं लगी कि क्या होने वाला है ईरान में, तो सुबह मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट गया और फिर जंगबंदी हो गई और सारा सिलसिला हुआ। अभी सुबह 4 बजने में और अभी में है कोई 5.5 घंटे मौजूद हैं अभी भी, बल्कि इतने ही तकरीबन, तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें तब्दील होती नज़र आ सकती हैं। मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक? बात यह है कि ईरान ने जो अपना रिजॉल्व दिखलाया और जो अमेरिका ने सोचा था नेतन्याहू के वार प्लान पे डिस्कस करने के बाद और उनको नेतन्याहू के कन्विंस करने के बाद, जो 11 फरवरी को जो रिपोर्ट बाहर निकली व्हाइट हाउस में जब नेतन्याहू गए और उसके बाद सारा उन्होंने उनको सब्ज बाग दिखलाया, वो सब्ज बाग तो पूरा नहीं हो सका। बल्कि नतीजतन ये हुआ कि अमेरिका में 90 लाख लोग बाहर निकल आए और नो किंग की बात करना शुरू कर दी। और पहली मरतबा दरो दीवार पर अमेरिका के लिखा हुआ पाया गया, गो के मुख्तसर, जिसमें कि अमेरिकन जो इजरायली लॉबी है उसके खिलाफ भी, वरना पहले कभी इजरायली लॉबी के खिलाफ पब्लिकली चीजें सामने नहीं आई थी, किताबों में अखबारों में तो आ जाता था। 2 चीज। तीसरी चीज ये कि अमेरिका में लोग पे चेक टू पे चेक रहते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में जो ज्यादा आबादी उनकी है वो डेली वेजेस और आवरली वेजेस पर काम करती है। वो उनके ऊपर जो ये बोझ पड़ा है, सिर्फ फ्यूल में कोई 13-14% का इजाफा हो गया है, और उसका जो असर ग्रोसरी पे हुआ है और हर चीज पर हुआ है, तो लोगों की वहां चीखें निकल गई हैं। जिसका नतीजतन क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कांग्रेस की और जो सेनेट की, उस पे जब जाते हैं ये सेनेटर और ये कांग्रेसमैन, तो उन पर प्रेशर पड़ रहा है। नतीजतन ये हो रहा है कि रिपब्लिकन के कुछ अफराद वो भी काफी प्रेशर डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे और उनके, और उसके साथ साथ कुछ कांग्रेस के मेंबर हैं, तकरीबन रिपोर्ट जो आई है 35 के करीब, वो कहते हैं कि हम अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे भाई, जो इस तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगले 1 मिनट में बता देता हूं।
कि मिड टर्म इलेक्शन में हारे। मिड टर्म इलेक्शन हारने का मतलब है कांग्रेस में और सेनेट में अब जो सबकत खत्म हो जाए। उसका मतलब यह है कि जो कांग्रेसमैन कुछ कह रहे हैं कि 25वीं अमेंडमेंट को हम लागू कर देंगे और आपको इम्पीच कर देंगे, इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सारे रास्ते अपने लिए राहें हमवार कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट होके घर चले जाएं। क्या ये मुमकिन है? जवाब है नहीं। क्या ये मुमकिन है कि ये दुनिया इस माशी दर्द और कर्ब में मुसलसल मुब्तला रहे आज 4:30 बजे के बाद सुबह के? जवाब है नहीं। जब जवाब इसका नफी में है तो मस्बत पहलू क्या निकलता है इसमें से? जो मैंने कहा, कॉशियस ऑप्टिमिज्म की बात। अब फर्ज कर लें कि नेतन्याहू प्रेवेल कर जाते हैं, इजरायली लॉबी जिस तरह पिछली दफा प्रेवेल कर गए थे, क्योंकि कोई आज की बात तो नहीं है। अगर तारीख में देखा जाए तो 1897 में ज़ायोनिज़्म कायम हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो फैसले किए थे सारों को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने एक वतन भी बनाया, अपना तसल्लुत भी कायम किया। 22% सिर्फ जमीन रह गई है फलस्तीनियों की, बाकी सारी जमीन कब्जा करके भी बैठ गए हैं। ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से 7 मुल्कों पर पहले ही वो उनको जेरबार करके उनकी हुकूमतों को और बाकी चीजों को तितर बितर कर दिया है। बाकी जो रह गए हैं मुल्क 1 by 1 एंड 10 by 10, ये मैं बहुत दफा आपके चैनल पे भी काफी वक्त पहले कह चुका हूं। तो इसका मतलब ये है कि इजराइल हमेशा इतना ही प्रिवेल करेगा। वक्त आ गया है, जैसा मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो पहले जंग के फेवर में थे 2023 में वो 40% थे, 60% थे जंग के फेवर में। अब जो सर्वे आया है परसों, उसमें जंग के अगेंस्ट हो गए हैं वो 60% लोग। अब उसकी वजह क्या? इजराइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इजराइल की अग्रेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। जो सर्वे आया है, इन तमाम चीजों का अहाता करें तो नतीजा क्या निकलता है? कॉशियस ऑप्टिमिज्म। कॉशियस ऑप्टिमिज्म। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो हम सारों को पता है, सिर्फ मैं उसको आपको अयादा कर देता हूं, उसका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका के नाम है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो 3 दिन उस जंगी हालात में जंगजदा मुल्क में क्या कर रहे थे? जो उन्होंने मीटिंगें की, मैं जिस दुनिया में जहां जहां रहा हूं, ये 3 घंटे 4 घंटे में सारी मीटिंगें हो सकती थी, चले 6 घंटे में सारी मीटिंगें हो सकती थी। तो बाकी वो 2.5 दिन क्या करते रहे उधर? वहां वो राहें हमवार करते रहे। वहां वो उनके ताल्लुकात, जो वो DGMI थे और जब DGISI थे, जो उनकी पासदारान के साथ जो उनकी राहो रस्म थी, जो उनकी बाकी वहां के लोगों के साथ राहो रस्म थी। और नकवी साहब वहां चाय पीने तो नहीं गए थे, नकवी साहब के भी अपने ताल्लुकात हैं। हमारे यहाँ मजहबी अकाबरीन जो हैं उनके, और वैसे तो हर एक पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है, लेकिन मजहबी अकाबरीन जो हैं उनके रिश्ते नाते हैं। वो क्या रहबर से नहीं मिले होंगे? रहबर तक बात नहीं पहुंचाई होगी? फायदा नुकसान नहीं गिनवाया होगा? क्या हमें पता नहीं है कि ईरान का फायदा नुकसान क्या है? क्या हमें पता नहीं है कि खत्ते का फायदा नुकसान क्या है? इन तमाम चीजों को मजमूई तौर पर जहन में रखते हुए अगर बात करें तो फिर कॉशियस ऑप्टिमिज्म की बात आती है। और अगर चले परसेंटेज की बात कर लेते हैं, अगर चांसेस हैं कि 30 जी बात जी मैं फिर आता हूं आपके पास, जरा गजनफर साहब से भी को भी शामिल गुफ्तगू करें। सर बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी वक्त निकाला। ब्रिगेड साहब, आप भी इतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं जितने के जमील अहमद खान साहब हमें नजर आ रही, क्योंकि कालीबॉफ साहब ने जैसा ये कहा कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर की टेबल बना दिया और हम सरेंडर की टेबल पर नहीं आ सकते, तो पीछे तो अमेरिका को ही हटना होगा। ईरान के लिए तो ये बका की जंग है, और अगर वो इस टेबल पर आके बैठता है जहां पर उससे ये मुतालबात की जाती कि अपना सब कुछ गिव अप कर दो, तुम भी उस 7 रियासतों की तरह जेरे बार आ जाओ जो इससे पहले हम कर चुके हैं, इसराइल के जेरे नगू जिनको ला चुके हैं वैसे ही हो जाओ, तो ईरान तो इसमें तैयार नहीं होने वाला। पर बात यह है मसूद भाई कि ऑप्टिमिज्म तो एक अच्छी चीज है, लेकिन ऑप्टिमिज्म के साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज दूसरी चीज होती है। विश लिस्ट एक चीज होती है, एक्चुअल हैपनिंग दूसरी चीज होती है। और जब आप जंग जैसे माहौल के अंदर बैठे होते हैं तो आपने देखना होता है कि दुश्मन की गन किधर लगी है, दुश्मन की फोर्स किधर है, जहाज किधर है, फ्रंट किधर है, रियर किधर है, और डायरेक्शन क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। ये वो चीजें होती हैं जो आप उस वक्त काउंट करते हैं जब आप किसी दुश्मन को फेस कर रहे होते हैं या किसी एनिमी को फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके अपोजिट बैठा हो
चाहे आजकल के जो दौर में जिस तरह एक वॉरफेयर का स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट, कंडक्ट चेंज हो चुका है और जंग जो है वो एक बटन के नीचे आ गई है, तो आपने देखा है कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ दुश्मन क्या सोच रहा है, ये क्या करना चाहता है और उसके प्रैक्टिकल इक़दामात क्या हैं जो वो उठा रहे हैं। पाकिस्तान के रोल की बात, पाकिस्तान के रोल में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान ने किस तरह ईरान को भी समझाया और पाकिस्तान ने किस तरह ट्रंप को भी बताया, क्योंकि ट्रंप ये कहने पे मजबूर हुआ कि हमको पाकिस्तान ईरान से ज्यादा समझता है। लेकिन उन तमाम बैकग्राउंड में जो अभी जमील साहब ने भी बताए, उस तमाम बैकग्राउंड के अंदर आज सिचुएशन 120% तकरीबन इस टाइम तक डिफरेंट है। इससे 3 घंटे बाद क्या होता है, वो चीजें हैं जो हमारी विश लिस्ट में आती हैं कि वो हो जाए, शायद अल्लाह करे हो जाए। लेकिन इस वक्त आपने देखा चाइना के जहाज उन्होंने एक जहाज पकड़ा है और उसमें इल्जाम लगा दिया कि जी इसके अंदर चाइना जो है ईरान को हथियार भेज रहा था। अब इसकी क्या लॉजिक बनती है? 11:10 पे या इससे पहले जो पकड़ा था उसका इस टाइम पे कहने की क्या लॉजिक बनती है? आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इस वक्त इजरायली फोर्स जो है वो लेबनान के अंदर, और आपको पता है कि जिस दिन ये जंगबंदी साइन हुई थी उस दिन इजराइल ने जो वायलेशन की थी, उन्होंने एरियल अटैक्स बंद कर दिए थे, लेकिन लटाने रिवर के नॉर्थ और साउथ में जो इलाका है जहाँ पे क्रिश्चियन आबाद हैं, उन्होंने वहाँ ग्राउंड ऑफेंसिव जारी कर दिया था जिसकी वजह से ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मस को दोबारा बंद करना पड़ा। अब इस वक्त सेंटकॉम और इंडिया अमेरिकन नेवी जो है वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मस ईरान का उसके पीछे बैठी हुई है और वहां से किसी जहाज को आने की इजाजत नहीं दे रहे। अभी जैसे आपने खुद कहा कि चाइना का एक जहाज पकड़ा गया, उसकी तफसील जो है चल रही, और उसके साथ ट्रंप का जो अभी स्टेटमेंट आई है इससे पहले कुछ देर पहले, कल की जो स्टेटमेंट थी कि मैं वो करूंगा जो मैंने 47 साल में नहीं किया। असल में इस वक्त अगर आप पूरी सिचुएशन को एक नुक्ते जानना चाहें तो इस वक्त हमारे लिए उन्होंने हो सकता है अमेरिकन ने एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर ली हो, ईरान ने अपनी लाइन ऑफ एक्शन कैटेगोरिकली बता दी है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते। इससे पहले 2 मरतबा अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया, अमेरिका ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हमला किया। पहले भी किया जब ओमान के वजीर खारजा कर रहे थे, उन्होंने आके CNN पे कहा कि जी हम पीस डील के नजदीक पहुंच गए थे, ईरान तमाम बातें मान गया था, 0% एनरिचमेंट पे जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि ईरान ने और अमेरिका ने हमला करना है, तो मैं यहाँ इंटरव्यू ये दे रहा हूँ कि आई वांट टू पुट दीस थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। सो यू कैन एनालाइज द कंडक्ट ऑफ द अमेरिकन एंड द कंडक्ट ऑफ ट्रंप एंड कंडक्ट ऑफ नेतन्याहू, जो दुनिया का सबसे बड़ा जलील और कमीना तरीन इंसान इस वक्त इजराइल के अंदर बैठा हुआ है। अब वो नहीं चाहता कि जंग बंद हो, और ट्रंप इज इन लाइन विद नेतन्याहू, ये नहीं है कि वो कोई उससे अलग रह के चल रहा है। अब बात यह है कि इस टाइम पे जब 11:10 या 20 मिनट या रात हो रहा है, इस वक्त जो हालात हैं वो आपको जंगबंदी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। उस वक्त जो हालात हैं उसमें जो पोजीशनिंग है फोर्सेस की, जो उनके ट्रुप्स की जो पोजीशनिंग है, जो उनके नेवल शिप्स की जो पोजीशनिंग है, जो डेगो गार्सिया की जो पोजीशनिंग है, जहां पे हालांकि डेगो गार्सिया ईरान से 3.5, अगर ईरान की पोर्ट से जाएं तो 3.5 आपको 3.5 डेज लगते हैं। तो अगर उन्होंने वहां से अपना जो है रिफ्यूलिंग अपना शिप्स की करानी है तो वो तो 1 हफ्ता लगेगा, बट दे आर ब्रिंगिंग देयर फ्लोटिला क्लोजर टू द ईरान की जो वो आहिस्ता आहिस्ता जो ये ब्लॉकेड लगा है उसको वो आगे लाते जा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो जो प्रेशर ईरान पे डेवलप करना है उसके लिए अपने उन्होंने जो एसेट्स जहां प्लेस करने थे वो प्लेस कर दिए, और जब चेस बोर्ड पे आप एसेट्स प्लेस कर देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ऐसे डिजाइन हैं जो आप फोर्सफुली उस मुल्क पे जिससे आपका टसल है उस पर इम्पोज करना चाहते हैं। अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद यहाँ पे रुक के हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं, जो इंडिकेटर्स है आप विश लिस्ट में जो कहे कि ट्रंप ये कर ले, ट्रंप के अगर देखिए ना, अगर ट्रंप के अंदर रिपब्लिकन इतने ट्रंप के मुखालिफ हैं और वो नहीं चाहते कि इलेक्शन लड़े जाए,
तो जब ये करारदाद सेनेट में उनकी कांग्रेस में आई थी कि ट्रंप से जो है वो जंग करने के इख्तियारात वापस ले ले, तो उसकी जब वोटिंग हुई थी तो 57 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट डाला था और बाकी 44 के 43 थे जिन्होंने इसकी फेवर में वोट डाला था जी। यानी ये ट्रंप से जंग के इख्तियारात वापस ना लिया जाए इसके लिए कोई 57 कांग्रेसमैन थे जिन्होंने वोट डाला। तो इसका मतलब है एक्चुअली लिंडसी ग्रैहम जैसे लोग, टेड क्रूज जैसे लोग जो कांग्रेस के अंदर बैठे, वो नहीं चाहते कि ये जंग रुके। पीट हेग्सेट नहीं चाहता कि ये जंग रुके। आप उनके कंडक्ट को रियलाइज करें, आप उनके जहन को रियलाइज करें, आप उनकी सोच को रियलाइज करें। वो ये चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि ट्रंप शुड एंटर इनटू अ वॉर। ट्रंप इस वक्त एक, तो इस तमाम चीज को हम कहते हैं कि इस वक्त हमारे हिसाब से हम एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में खड़े हुए हैं। और वो एम्बिग्यूटी जानबूझ के अमेरिका ने क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से मैं और आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या जंगबंदी होगी क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो इशू ये नहीं है कि परमानेंट सीज फायर हो जाए। इशू ये है कि ये जो जंगबंदी है जिसके रैलम में मुज़ाकरात हो रहे थे और जो मुज़ाकरात अभी नहीं हो सके हैं, ना ईरानियन वफ्द अपनी जगह से मूव किया है, ना अमेरिकन जब मूव करके आए हैं, 4 घंटे रह गए हैं। तो इस वक्त जो इशू है कि क्या जंगबंदी एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, और उसको पूरी एम्बिग्यूटी ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिकन लीडरशिप ने ढाल दिया है। बल्कि इसके अंदर ईरान ने भी इस चीज को थोड़ा सा एनहांस कर दिया है जब उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। आप अगर आज जंग में एंटर होंगे तो आज से 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद फिर आपको जंग के बंदी के लिए मुज़ाकरात तो करने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल करने पड़ेंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, नहीं होगा सर, शायद डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाकर ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि जिसमें अपनी हारी हुई जंग को वो फतह में तब्दील कर सकें। लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि इस जंग के दौरान ईरान के पास जो विजिबिलिटी है वो बड़ी क्लियर है। जहाँ जहाँ पर भी इनके एसेट्स मौजूद होंगे वहाँ तक ईरान की पहुँच भी है। पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया है, डिगो गार्शिया तक भी मिसाइल गया है, F-35 भी गिरा है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पॉज, अगर ये मुज़ाकरात के लिए एक अच्छी नीयत के साथ एक कोशिश नहीं थी तो स्ट्रेटेजिक पॉज था, तो अगर वहाँ पर अमेरिका ने तैयारी की तो ईरान ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तैयारी की होगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा इसको भी डिस्कस करते हैं कि इस सिनेरियो में फिर क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या पहले से नक्शा कुछ तब्दील होगा, क्या अमेरिका इस जंग को जिसे दुनिया कह रही है कि वो हार चुका है, क्या वो जीत में तब्दील कर पाएगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। इस वक्त स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है, धुंध छाई हुई है, नहीं पता कि ये मामला ईरान जंग का किस तरफ जाके बैठेगा, कि क्या इसका नतीजा निकलेगा, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। ख्वाहिशात हैं, हम सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, अमन कायम हो और इसका हम इजहार भी करें। दूसरी तरफ जंगी माहौल है और जंग के जो सिनेरियोस हैं उस पर भी बात हो रही है। मैं एक और सिनेरियो पे बात करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त यही हो सकता है कि मुमकिन चीज़ें क्या हो सकती हैं और इस जंग का हल क्या निकल सकता है, नतीजा क्या निकल सकता है। तो मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी मौजूद हैं और जमील अहमद ख़ान साहब भी मौजूद हैं। सर जमील अहमद ख़ान साहब, एक ये बताइएगा कि जब अमेरिका किसी को खातिर में नहीं लाता, वो अक़वाम मुत्तहिदा को खातिर में नहीं लाता, वो नेटो को जो है उसने सिफर कर दिया, वो अपने इत्तेहादियों के बारे में जो ज़बान अब इस्तेमाल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इंतहाई गैर मुनासिब है। वो वन मैन शो हैं, सोलो खुद ही फैसले लेते हैं, वो अपनी इंतज़ामिया के साथ भी ज़्यादा मशावरत नहीं करते, वो अपनी फ़ौज के साथ भी ज़्यादा मशावरत नहीं करते, जो उनके 3-4 लोग करीबी हैं उनमें फ़ैसले कर लेते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या ये मुमकिन है कि ये मामला अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बढ़ाना चाहें तो दुनिया के ताकतवर ममालिक, जिसमें यूरोपीय ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें हमारी जैसे मिड पावर्स हैं, ये अपना फ़ैसला करें, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करें और अमेरिका को लगाम दें? जमील साहब, वो वक्त अनकरीब आ जाएगा। पहले तो सुना ये तखमीना था कि उसमें तकरीबन कोई 15 से 20 साल लग सकते हैं, लेकिन अब महसूस होता है 5 से 10 साल के अंदर वो वक्त आ जाएगा जो आप बता रहे हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त
कई ममालिक की ताकत को मिलाएं तो अमेरिका का मुताबिकत अमेरिका की ताकत से नहीं रख सकते हैं। अमेरिका के 800 बेसेस हैं पूरी दुनिया में, जो किसी और मुल्क या किसी और ग्रुप ऑफ मुल्क के नहीं है। पूरे यूरोपियन यूनियन के ममालिक है, उनके मिला के इतने नहीं है या इतने हो भी नहीं सकते। अमेरिका का बजट कई ममालिक को मिला लें तब भी उससे ज्यादा अमेरिका का बजट है, जो कि अगले साल से। और सर ये जो बेसिस का आपने जिक्र किया, ये तो बेसलेस साबित हो गए ना। अब इनकी जरूरत तो शायद दुनिया महसूस भी ना करे। मैं आता हूँ लेकिन अभी बात हो रही थी, ब्रिगेडियर गजनफर भी कर रहे थे कि हमने अस्करी लिहाज से अगर देखना है तो चेस बोर्ड पर देखना है कि कितने मोहरे पड़े हुए हैं और क्या ताकत किसकी है सामने, आमने सामने कितनी साबित हुई, इसमें क्यों नहीं हुई, उसके मोहरकात हैं। मैं उसको वजाहत कर देता हूं कि वो बेसिस क्यों नहीं कारगर साबित हुए। ये आपने एक नया पहलू जो छेड़ा है उसको भी मैं बयान कर देता हूं, लेकिन आपका इब्तदाई सवाल जो है उस पर मैं पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि पहली बात तो ये है कि ट्रंप का, आपने ये बात की, उसके बाद ट्रंप का मिजाज, ट्रंप का मिजाज, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वहां के लोग वोट देते हैं सदर को, डायरेक्ट वोट देते हैं सदर को, सदर सेलेक्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सदर को अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करता है। उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उसको वार पावर है, उसके पास न्यूक्लियर कोड है और उसकी वजह से अब वो अगर सिलेक्ट कर लेते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसको दुनिया के बहुत सारे लोग अब पागल कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल सदर तो अभी है ना वो, और उसके अगर पागली दुनिया के लोग कह रहे हैं तो कांग्रेस के लोग भी कहें 25th अमेंडमेंट को मूव कर दें, उसको इम्पीचमेंट हो जाएगा, उसमें कौन सा मसला है। तो मतलब मैं बात जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं, अच्छा है, सही है, खराब है, नहीं है, वो सदर है और कॉन्स्टिट्यूशनल सदर है। अब रहा सवाल उनके फैसले। देखिए फैसले जाहिर है जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी गुंजाइश है, इतनी लचक है तो फैसले भी करेंगे। ये उनके ही पब्लिक और उनके ही अवाम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कांग्रेस में काफी हलचल मची हुई है। कांग्रेस के मिस्टर क्रो में हैसन वो कहते हैं कि भाई शख्स से कोड ले लो वापस, ये बात क्या कर रहा है, सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहा है, इसके पास कोड होना ही नहीं चाहिए, न्यूक्लियर कोड। खैर इसको बात को छोड़ते हुए उनके मिजाज में जो है गैर रवायती फैसले करने की जो आदत है, आज रात और कल सुबह तक गैर रवायती फैसला कोई आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल 100% आ जाएगा, मैंने तो पहले भी कहा कि मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी दुनिया को पता है उसमें कौन सी अचंभे की बात है या कौन सी मैं नई बात करूंगा। अगर मैं कहूंगा कि भाई वो तो बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी, वो तो बमों की बारिश होगी फिर ईरान का हमने ये भी बता दिया कि ईरान में रेजिलियंस है, एक रेजिलियंस जो खत्म हो जाएगी ईरान में जल्दी, और उसका मेरे पास हल नहीं है, गजनफर साहब उस पर अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। वो ये कि ईरान के पास, ईरान को कोई तकरीबन जो 30 मिलियन टन वो खुराक की जरूरत होती है, और अगर उनके ये ब्लॉकेड जो बंद है और मजीद बंद रहे उनका 15 से 30 मिलियन टन तक, तो वो तो उनकी खुराक ही खत्म हो जाएगी, खुराक की उनके लिए पड़ जाएगा, वो सारी इसी के जरिए आता है और सारी कमोडिटीज, तो वो उनके लिए भी, ईरानियों के लिए इतना आसान नहीं है। ये जो लोग निकले थे, ये तो जंग हुई और ईरानी थोड़ी सी उनको ये ख्याल आया कि भाई अब तो दूसरे फॉरेनर्स हमें मार रहे हैं आके और हमारी तंसीबात को तबाह कर रहे हैं, पुल तबाह कर दिया, बिजली घर तबाह कुछ किए, डिसैलिनेशन, तो उसकी वजह से वो प्रोटेस्टर्स कुछ रुक गए। हमें ये इल्म होना चाहिए कि दिसंबर में बड़ा खतरनाक था और जनवरी में जो प्रोटेस्टर्स निकले थे, अगर वो सिलसिला जारी रहता और हजारों की, जिस तरह बाहर की दुनिया, तो खैर मैंने एक यूएनओ सोर्स से बात की तो वो तो बहुत ज्यादा तादाद बताता है, मेरी अकल भी उसमें दंग रह जाती है कि तकरीबन 20-30 हजार अफराद मारे गए हैं उसमें जो क्रैकडाउन में। लेकिन चले जितने भी, बहरहाल ईरान ने उसको कंट्रोल, तो वो मामला, ये खुराक की भी अगर किल्लत हो गई तमाम और पहले ही उसकी जो इन्फ्लेशन है, तो ईरानियन उसमें भूख और प्यास को बर्दाश्त करना कितने अरसे तक बर्दाश्त करेंगे। ये ईरानियन को भी इस चीज का इदराक है। वैसे लड़ने के लिए जाहिर है पासदारान है और एक कौमी गैरत है, वो तो लड़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो मगर सर झपकता है, मगर सर थोड़ा वक्त कम है, मैं चाहूंगा जरा गजनफर साहब से भी इस पे कर लें कि अगर वो नाकाबंदी करके इनको भूखा मारना चाहता है अमेरिका, तो क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज हमने नहीं देखी कि उन्होंने उनके वॉरशिप्स को निशाना बनाया है
और फिर कैस्पियन सी की तरफ से भी एक रास्ता है जो रशिया की तरफ जाता है, वो महफूज रास्ता है। तो ईरान सर क्या इतना मजबूर हो जाएगा ब्रिगेडियर साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता ईरान मजबूर होगा, बिकॉज चाइना ने बहुत सारी चीजें ऐसी उनको, आपको पता है पूरी सैंक्शंस में चाइना की और ईरान की बार्टर ट्रेड चलती रही है, और उसमें वो पैसे अगर नहीं लेते थे तो कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी आ जाया करती थी। और अभी भी अगर आप ये समझते हैं कि ईरान चाइना और रशिया से एक्सक्यूज मी सेपरेटली खड़ा हुआ है, तो वो चीजें मौजूद नहीं है। 3 मार्च को चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा जहाज है लियांग 1 जो पूरी जिसका बबल बस जो है वो 6000 नॉटिकल अपना किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल्स तक जाता है, वो उन्होंने ला के खड़ा कर दिया था ईरान के इंटेलिजेंस एक्विजिशन के लिए, और अभी तक वो गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है। अमेरिका उसको टच नहीं कर सका है। तो बहुत सारे आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रास्ते और सर ये भी बता दीजिए ना कि अगर ईरान का जहाज है वो तो अमेरिका रोक सकता है, लेकिन अगर चाइना का और रशिया का कोई जहाज आता है तो क्या वो भी इस ब्लॉकेट में आएगा और अमेरिका उनको रोक पाएगा? यही अर्ज करना चाह रहा था ना कि चाइना ईरान का जहाज तो रोक लेगा, चाइना का जहाज, और चाइना ने जहाज रोकने के ऊपर कॉशन कर दिया है। दूसरे और वो अमेरिकन नेवी जो है, दे विल नॉट डेयर स्टॉपिंग चाइनीज वेसल और ना रशियन वेसल, और रशियन ने भी कॉशन कर दिया अमेरिका को। तो वो एक डिफरेंट किस्म का कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उसकी आप इकोनॉमी पढ़ लें, वो बहुत बड़ी एग्रेरियन इकोनॉमी है। वहाँ आलू बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे आपको पता है वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि भूख से चाइनीज मरेंगे। वो अगर पानी के आप डिसैलिनेशन प्लांट देखें वो हिट हो। असल जो बात है ना वो हमने इस वक्त देखनी है कि अगर क्या चाइनीज के पास इतना, ईरानियन के पास इतना स्टॉक पाइल मौजूद है कि वो उसका जो मिसाइल के या जंग के जवाब में वो जंग रेस कर सकते हैं, और अगर रेस कर सकते हैं तो कितने अरसे तक रेस कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं जगमंदी एक्सटेंड नहीं करूंगा, मीनिंग देयर बाई के 4:20 पे 4:25 पे वो पहला बम फायर कर देगा या F-35 जो है वो टेक ऑफ कर देगा। सर मुझे फौरी तौर पर एक ब्रेक लेना होगा। ये आ रही है कि जो अमेरिकी फौजी इस जंग में शामिल हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। वल्लाह आलम ये ख़बर कहाँ से आई है, मगर ये ख़बर आई ज़रूर है। और साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि अमेरिका ने मज़ीद माशी पाबंदियाँ ईरान पर इम्पोज कर दी हैं उन कंपनीज़ पर जो ईरान को ड्रोन और मिसाइल के लिए पुर्जे और चिप्स वगैरह फराहम करती थी, उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं।